गुड आफ्टरनून, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के तहत हम लोगों ने पिछले कई लेक्चरों में एसेसरी पार्ट ऑफ द डाइजेशन के बारे में हमने बात किया था, जिसमें हम लोगों ने सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, टीथ के बारे में, टंग के बारे में, पैंक्रियाज के बारे में, लीवर के बारे में और गॉल ब्लैडर के बारे में, इन सारे लेक्चरों को हमने डिलीवर किया है सिस्टमेटिकली। आप उसको देखिए। आज हम उसी के आगे हम चलेंगे। ये सारी चीज़ें जो हमने देखी, ये सब साइड हीरो और साइड हीरोइन रहीं। अब हम चलते हैं साइड हीरो और साइड हीरोइन को छोड़ करके हम मेन हीरो और मेन हीरोइनों की बात करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि जो मेन हीरो और मेन हीरोइन एक फिल्म में काम करते हैं, वही ये डाइजेस्टिव सिस्टम रूपी जो एक फिल्म चल रही है, उसके मेन हीरो और मेन हीरोइन का काम शुरू होने जा रहा है। इसमें हम देखेंगे कि हमारा माउथ यानी हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इसको हम क्या क्या कहते हैं, और इसको शॉर्टली समझाएंगे और हम लोग एक एक करके हर पार्ट को देखेंगे। तो आइए तेजी के साथ इसको हम लेकर के आगे चलते हैं। तो आज हम चलेंगे एलिमेंट्री कैनाल, या इसको और एक हम नाम देते हैं, इसको शॉर्ट में हम आपको याद करने का तरीका बताते हैं। डीजल याद कर लीजिएगा, DIG, डीजल। तो डीजल से हमारा क्या हो गया, इसको हम ये कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ये प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव आर्गन सिस्टम तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसको हम डाइजेस्टिव आर्गन कहें, डाइजेस्टिव आर्गन से रिलेटेड, या डीजल GIEL, DIGIEL, या हम GI ट्रैक कहें। वेरी इंपॉर्टेंट, GI ट्रैक, GI ट्रैक, या इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। यानी अभी तक हम लोगों ने एसेसरी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव आर्गन को देखा था। आज हम बात कर रहे हैं मेन जो हीरो हैं, यानी जो हमारा प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन है, उनको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। DL से आप याद कर लेंगे, यानी हम डाइजेस्टिव आर्गन कहें, GI से हम GI ट्रैक कहें, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, GI ट्रैक मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहें, या एलिमेंट्री कैनाल कहें। ये सारे नाम हमारे डाइजेस्टिव आर्गन के हैं जो मेन हैं। तो अब इनको हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात आई है, इनको एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव आर्गन या GIT ट्रैक कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोगों को मेन पढ़ना है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है और कहाँ से शुरू होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि बच्चा जब आता है ज़मीन पर तो सबसे पहले माँ की बात करता है, माँ की बात करता है। तो इसीलिए आप एलिमेंट्री कैनाल को याद कर लीजिए, माँ से शुरुआत होगी। यानी कहने का मतलब हमारा ये माउथ, माँ से यानी माउथ, माउथ से शुरू होकर के और ए हो जाएगा एनस तक, यानी माउथ से शुरू होकर के एनस तक जो पार्ट जाता है वही हमारा एलिमेंट्री कैनाल, GIT ट्रैक या डाइजेस्टिव मेन जो डाइजेस्टिव आर्गन है। तो इस बात को आप समझ गए, यानी माँ या माउथ, यानी माउथ से शुरू होकर के एनस तक जाएगा और ये होगा, इसकी लंबाई होगी 8 से लेकर के 10 मीटर तक की होगी। तो आइए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इस एलिमेंट्री कैनाल में हमारा क्या आएगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारा माउथ आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम माउथ की बात करेंगे, फिर हम माउथ से आप जानते हैं कि हम फेरिंग्स की बात करेंगे, ओएसोफेगस की बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल की, स्टमक की बात करेंगे, और जो हमारा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम देखते चलेंगे और इनके फंक्शन को भी बखूबी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला जो पार्ट है, ये हमारा है माउथ। माउथ से हम शुरुआत करते हैं और माउथ क्या है इसको जानेंगे, और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उसको जानेंगे, और ये क्या हमारे डाइजेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, इन सारी बातों को भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माउथ। हम जानते हैं कि जो हमारा यह मुंह है, यानी माउथ जो है
ये जो हमारी खोपड़ी है, स्कल है, इसके अंदर जो है एक तरह से कहिए कि एक गोलाकार खांच में यह उपस्थित है। और इस खांच में देखिए इस माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी। सबसे पहले हमारे होंठ हैं, लिप्स पाए जाते हैं, तो लिप्स तो आप जानते ही हो। दूसरा, लिप्स के नीचे जब हम लोग पहुँचेंगे तो लिप्स के नीचे हमारा होगा वेस्टिब्यूल्स, यानी दो दांत हैं हमारे और जो होंठ हैं और ये गाल है। अगर हम दांतों को बंद कर लें तो दांतों के और होठों के बीच में जो जगह है, इस तरह से हमारे चिक्स यानी गाल और दांतों के बीच में जो जगह है उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। ये बात आप जानते हैं। और तीसरी बात रही टीथ की। टीथ के बारे में हमने अलग से सेपरेटली लेक्चर डिलीवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसे देखें। हमारे मनुष्य के किस तरह से दांत पाए जाते हैं। एडल्ट में 32 दांत, बच्चों में जो है 20 दांत। और वो किस तरह से क्या है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसके फंक्शन, सारी चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में वेल डिस्कशन किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है जरूर देखें। तो टीथ हो गया। फिर हमने टंग का अलग से एक लेक्चर ड्रा किया है। टंग के बारे में आप जाकर के देखिए। अब हम आगे चलते हैं। आज जिस पे हम बात करेंगे, इन सारी चीज़ों को तो हमने वेल डिस्कशन किया है। आज हम पैलेट की बात करेंगे। पैलेट यानी जिसको हम तालू कहते हैं। अब तालू हमारे, आप देख रहे हैं कि ऊपर का एक तालू है, एक नीचे का तालू है, दो तालू हमारे मुंह के अंदर हैं। अब वो तालू क्या करते हैं, इसके पहले सारी चीज़ों के मुंह के अंदर और जो चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे सैलिवरी ग्लैंड हो, टीथ हो, टंग हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने वेल डिस्कशन किया है। लीवर के बारे में किया है, गॉल ब्लैडर के बारे में डिस्कशन किया है, पैंक्रियाज के बारे में डिस्कशन किया है। इन सारे एक्सेसरी पार्ट को हमने एक एक करके डील कर दिया है। तो आज हम मेन पार्ट की बात कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारा पैलेट क्या है। और हम जानते हैं कि पैलेट हमारा एक ऊपरी पैलेट है, यानी ऊपरी तल है, और एक निचला तल है। तो अब इन दोनों तलों को हम लोग देखेंगे। हम जानते हैं कि पैलेट जो है ये बकल कैविटी, हमारी जो बकल कैविटी है या मुख गुहा है, ये क्या करती है, यहाँ से मुख गुहा से लेकर के ये बकल कैविटी टू नोजल पैसेज तक ये जो है हमारा पैलेट होता है। अब हम देखेंगे कि इस पैलेट के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस पैलेट के अंदर होती हैं। देखिए हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा कर रखा है। अब इस पैलेट को देखिए तो हमारा पैलेट जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। एक आगे हम देख रहे हैं, आगे का फ्रंटल पोर्शन है, और यही ऊपरी पैलेट की हम पहले बात करते हैं। तो ऊपरी पैलेट में हम जब देखते हैं तो हमारा आगे की तरफ आप टच करते हो जीभ को तो देखते होगे टाइट लगता है, कठोर लगता है। और थोड़ा सा आप पीछे जाइए, अपने जीभ को घुमाइए ऊपरी वाले पार्ट को ही, तो देखेंगे कि वो नरम होता है, मुलायम होता है। तो सबसे पहले हम ऊपरी पैलेट की बात करते हैं। जब हम ऊपरी पैलेट में आते हैं, जिसको हम फ्रंट पोर्शन कहते हैं, तो फ्रंट पोर्शन में जब आप आओगे तो देखोगे कि ये फ्रंट पोर्शन हमारा क्या होता है भाई, हार्ड होता है, कठोर होता है, और ये बोन का बना होता है, हड्डियों से बना होता है। इन हड्डियों को आप याद रखिएगा, ये मैक्सिला एंड पैलेटाइन, मैक्सिला एंड पैलेटाइन नाम की बोन की हमारी फ्रंटल जो जा है, वो जो तलवा है वो बनी रहती है। और आप जानते हैं कि यही हमारी मुख गुहा की एक तरह से छत है। तो ये मुख गुहा की ऊपरी छत है, और ये आगे का पोर्शन हमारा हार्ड होता है, कठोर होता है, इसको हम कठोर तल कहते हैं। और ये बोन का बना होता है, बोनी होता है। और मैक्सिला और पैलेटाइन नाम की बोन होती है, इन्हें ज़रूर आप याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि ट्रांसवर्सल इसमें रीजेज होती हैं, और ये ट्रांसवर्सल रीजर को हम पैलेटाइन रॉगेई भी कहते हैं। ये खुरदरा बनाती हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ट्रांसवर्सल रीजेस किस में पाई जाती हैं, लोअर तालू में कि अपर तालू में, लोअर पैलेट में कि नीचे, लोअर में कि ऊपर में। तो ये बात आप समझ गए। आगे का फ्रंट पोर्शन हमने देख लिया। अब हम पीछे, जब ऊपरी तालू की ही पीछे की जब बात करेंगे, तो हम पीछे तालू में जब पहुंचते हैं तो वो जो है हमारी सॉफ्ट होती है, पीछे की तालू कोमल होती है, और आप देखेंगे कि यह मसल की बनी होती है और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है और मसल की बनी हुई है। और ये क्या होती है, ये इसी के बैक पोर्शन में पाई जाती है। हम जानते हैं कि आगे है, ये बैक पोर्शन में है। तो ये रहा हमारा
पैलेट के बारे में, ठीक है। तो हमारे समझ से आप पैलेट समझ गए कि पैलेट है क्या चीज़, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। पैलेट के बाद हम बात करेंगे फायरिंग्स की। पैलेट आप समझ गए कि ऊपरी पैलेट है और निचली पैलेट है। अब हम बात करेंगे फायरिंग्स की। अब देखिए यह फायरिंग्स है क्या। फायरिंग्स देखिए यही तालू ही आप जानते हैं। एक बात और ध्यान यही बताता चलूं कि हमारी जो ऊपरी तालू है यही एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यानी श्वास नली को और भोजन नली को अलग कर देती है। यही तालू ही तो है। जब इस हमारे तालू को आप देखिए इससे क्या है, नीचे की तरफ हमारा भोजन नली चला जाता है, ऊपर नाक से आकर के हमारी श्वास नली चली जाती है। तो ये हमारा ऊपरी तालू जो है नाक यानी श्वसन मार्ग को और भोजन मार्ग को अलग करने का भी काम करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं फायरिंग्स। फायरिंग्स को देखेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर ये लंबी हमको दिखती है फायरिंग्स। अब ये फायरिंग्स हमारी करती क्या है, इसके देखें। इस फायरिंग्स के 3 पार्ट हैं। फायरिंग्स के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नोजो फायरिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नोजो फायरिंग्स। अब देखिए यह नोजो फायरिंग्स हमारी क्या करती है, आपको देखना है कि यह हमारी ऊपरी जो है ऊपरी भाग है, ऊपरी है, चौड़ा है, और इसको आप देखेंगे कि 2 पार्ट में यह टूट जाती है। एक जो है नासा मार्ग को कवर करेगी और दूसरी हमारी जो है यूस्टेकियन नलिका को कवर करती है। अब हम नोजोफेरिंग यहाँ देखें आप, नोजल ये हमारी कैविटी है और ये ओरल कैविटी है, मुख वाली कैविटी है। इसमें हम मुख गुहा है और हमारी ये नाक वाली गुहा है। इस फिगर को आप देखिए, ये नोजल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है, ठीक। अब नोजल कैविटी और ओरल कैविटी से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये नोजल कैविटी मान लीजिए यहाँ से नासा छिद्र है और ये ओरल कैविटी है, भोजन वाला छिद्र है। यहीं पे एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेलम लगा हुआ है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। वेलम या जिसे हम घाटी द्वार कहते हैं, या इसी वेलम या इसी को हम यूवेलाई या वेलम पैलेटाई कहते हैं। ये आप देखेंगे कि ये विनीत जो है लिम्फोइड टिश्यू ये विनीत पाई जाती हैं। इसके हम देख रहे हैं कि नोजल कैविटी है, ये इसके नीचे पाई जा रही हैं और इसके अंदर घाटी ढाकन के ऊपर ये पाई जा रही हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं और इसी के साथ ही जो है टांसिल लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में कोई चीज़ अगर आती है तो कई बार देखते हैं कि टांसिल फूल भी जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो इसमें लिम्फोइड जो टिश्यू पाए जाते हैं, जो माइक्रोब आते हैं, उनको ये किल करने में मदद करते हैं। इसीलिए कई बार देखते हैं कि ये स्वेल भी कर जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि यूवल्वा या वेलम पैलेटाइन जो है ये विनीत लिम्फोइड टिश्यू होते हैं और ये टॉन्सिल इसके अंदर साथ में लगे रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और पैलेट की बात हमने की। अब नोजल कैविटी और ओरल कैविटी की मैं बात कर रहा हूँ कि नोजल कैविटी इधर से खुलती है, ओरल कैविटी इधर से खुलती है। और ये देखें, इसको हम कहते हैं नोजोफेरिंग्स, ठीक है। तो नोजोफेरिंग्स हमारा क्या करता है, यह ऊपरी आप देखिए ऊपर की तरफ है, ये चौड़ा सा भाग है और यह 2 पार्ट, ये 2 चीज़ों को यानी नासा मार्ग को यहाँ कवर कर रहा है। एक आप देखेंगे कि यह नासा मार्ग जो नाक सांस लेने वाली चीज़ है, ये नासा मार्ग को निकल जाएगी। और एक जो है स्टेकियन नलिका पाई जाती है, ये कान को यानी नाक और कान दोनों को ये पैसेज प्रोवाइड करती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे कोई बम ब्लास्ट होता है तो हमारा मतलब कान के पर्दे न फटे, हम मुँह बांध देते हैं। तो ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो नोजोफेरिंग्स काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। या ऊपरी है,
चौड़ा भाग है और आप जानते हैं कि यह मुलायम होता है, सफ्टा होता है और अंतःनासा छिद्र इसके अंदर होता है। यह अंतःनासा छिद्र क्या करता है, नाक से रिलेटेड है और यूस्टेकियन वाल्व जो है हमारी कान से रिलेटेड है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। नोज़ोफेरिंग्स के बाद आप देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स अभी हमने देखा कि ये जो है ओरोफेरिंग्स। अब ओरोफेरिंग्स यानी फेरिंग्स हमारा 3 पार्ट में टूटा, नोज़ोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। अब ओरोफेरिंग्स देखें क्या करता है। ये ओरोफेरिंग्स जो है इस ऐसे यन के बाद ओ पड़ता ही है, तो आप देखते हैं कि ये ओरोफेरिंग्स नाज़ोफेरिंग्स के ठीक नीचे पाया जा रहा है। ये देखिए ठीक नीचे पाया जा रहा है और ये क्या करता है, फूड के कंडक्शन में रोल प्ले करता है। फूड कंडक्शन याद रखिएगा, फूड कंडक्शन, फूड का जो भोज्य पदार्थ है उसके सरकने में यानी फूड का पैसेज प्रोवाइड करता है। फूड कंडक्शन में ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम तीसरा चलते हैं। हमारा यहाँ देखिए नोज़ोफेरिंग्स हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया। अब यहाँ देखिए आकर के लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स। अब ये देखिए फेरिंग्स क्या है, लैरिंजोफेरिंग्स क्या है, इसे आप ध्यान से देखें तो ये लैरिंजोफेरिंग्स आप देखिए इसके हम देख रहे हैं कि ग्लॉटिस, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक ग्लॉटिस और दूसरा जो है ट्रैकिया। ग्लॉटिस, ट्रैकिया। अब आप देखिए ये लैरिंजोफेरिंग्स क्या करता है, यह ऐसा है जो इस भोज यानी ट्रैकिया में यानी श्वास नली में और ग्लॉटिस यानी भोजन नली में, यह 2 पार्ट में लैरिंजोफेरिंग्स इसको तोड़ देता है। इस तरह से यहाँ से देखते हैं कि लैरिंजोफेरिंग्स से होकर के ट्रैकिया से होकर के हमारी सांस अंदर की तरफ चली जाएगी और ये भोजन इस रास्ते से चला जाएगा। तो ये लैरिंग्स यानी कंठ द्वार के वजह से आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखें, एक चीज़ और हमने बनाया है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। इस चीज़ को आप देखिए, यह एपिग्लॉटिस यानी घाटी द्वार, यह एक ऐसी संरचना है कि जब हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं तो सांस, हमारा भोज्य पदार्थ सांस इसमें मतलब न चला जाए, इसलिए यह एक घाटी ढाकन होता है, इसको ढक लेता है। यानी भोज्य पदार्थ जो है हमारा इस श्वसन नली में न जाए, इसलिए इसको ढक ले। ये मतलब भोजन ग्रहण करते हैं तो खुल जाता है और इसमें भोजन न चला जाए, इसको ढके रहता है ताकि हमारा खाना खाते समय उसमें न चली जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, तो कहा जाता है बातचीत ना करो, क्योंकि जब हम खाना खाएंगे और बातचीत भी करेंगे तो खाना तो जा ही रहा है, वो उसको जाना चाहिए था इसको ग्लॉटिस के अंदर, और हम बातचीत करेंगे तो ये खाना जो है मतलब इसके श्वसन ट्रैकिया के अंदर भी घुस सकता है और इस तरह से जब होगा तो बहुत तेज़ हमें खांसी आती है। इसीलिए देखेंगे कि खाना खाते समय लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप ऐसे आप सांस लीजिए और तो सांस लेंगे तो बोल सकते हैं, लेकिन सांस छोड़ करके आप बोल के दिखाइए, नहीं, कभी नहीं बोल पाएंगे। तो सांस जब भी आप लेंगे तो आसानी से आप बोल सकते हैं। यानी जब भी हम खाना खाते हैं और सांस भी हमारे हम ले रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, इसलिए हमें खाना खाते समय सांस भी ले रहे हैं तो हमें बात नहीं करना चाहिए। ये ग्लॉटिस के ऊपर जो है एपिग्लॉटिस पाई जाती है, जो इसको हम घाटी ढाकन कहते हैं। यह जो है खाना खाते समय ये हमारी सुरक्षा करती है ताकि भोज्य पदार्थ जो है श्वसन नाल में न चली जाए। तो ये है हमारी ओइसोफेगस के माउथ के बारे में हमने देखा और हम लोगों ने फेरिंग्स के बारे में देखा। अब हम चलते हैं ओइसोफेगस की तरफ। अब आइए देखते हैं हम ओइसोफेगस।
अब आइए देखते हैं कि ओइसोफेगस क्या है। ओइसोफेगस अब आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओइसोफेगस। ये ओइसोफेगस या जिसको हम ग्रास नली कहते हैं। अब ये ओइसोफेगस है क्या, इसको देखेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर ये लंबी होती है और इसके अंदर म्यूकस सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स भी होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जिसके कारण बड़े आसानी से यह भोज्य पदार्थ सरकता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और ये क्रमाकुंचन गति, इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और ये हमारा ओइसोफेगस जो है आगे से ट्रैकिया को, पीछे गर्दन को से आगे बढ़ता हुआ हमारे डायफ्राम को चीरते हुए आप जानते हैं कि स्टमक से आकर के मिल जाता है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे स्टमक की। अब जो हमारा स्टमक है या पेट है, इसको आप देख रहे हैं कि हमारे डायफ्राम के नीचे या बाईं साइड में एक लचीली और मस्कुलर थैली जैसी संरचना है। यह 3 पार्टों में विभक्त है। ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम फंडस, इसकी बॉडी को, बीच वाला पार्ट है इसकी बॉडी और इधर वाला पार्ट हम इसको पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं इसके। देखिए ओइसोफेगस से आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो हमारा एक पहला यहाँ पे दिखा है कार्डियक इंस्फिंक्टर। ये कार्डियक इंस्फिंक्टर क्या होता है? इंस्फिंक्टर आप जानते हैं कि ऐसी संरचनाएं हैं जो इनवॉल्यूमेंट्री हैं, यानी आपके नियंत्रण में नहीं है। और ये भी आप जानते हैं कि जब भोज्य पदार्थ आप चबा लेंगे, चबाने तक और तब तक तो आपके नियंत्रण में है। अगर आप चाहे तो थूक सकते हैं, चाहे तो निगल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप निगल लिए वो आपके अब नियंत्रण में नहीं रहा, इनवॉलंटरी हो जाता है। ये प्रोसेस आप जानते हो। तो इसे इनवॉलंटरी हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। फिर इंस्फिंक्टर यहाँ पे हैं, तो इंस्फिंक्टर क्या करते हैं, उसको रोक सकते हैं भोज्य पदार्थ को या पास आउट कर सकते हैं। ये इनवॉलंटरी होते हैं, आपके नियंत्रण में नहीं है। आप कहेंगे कि रुक जाओ भैया तो नहीं रुकेंगे, आप कहोगे खुल जाओ तो नहीं खुलेंगे, ये आपके बस की बात नहीं है। ये जो है कार्डियक इंस्फिंक्टर है। इंस्फिंक्टर क्या करते हैं, ये सिकुड़ सकते हैं और फैल सकते हैं, जिसके वजह से इसके छिद्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और इसका ये भी फ़ायदा है कि भोज्य पदार्थ ये आसानी से स्टमक में तो चला आएगा, लेकिन अब ये बंद हो जाएंगे, स्टमक से बाहर नहीं भाग पाएगा। तो ये हमारा इंस्फिंक्टर है। अब हम आते हैं इस स्टमक के सबसे ऊपरी पार्ट को। आप देखिए, इसको हम फंडस कहते हैं। ये फंडस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक होता है ये। इस फंडस को अब आप देखेंगे कि इसके अंदर कई 2 तरह की मुख्य रूप से सेल पाई जाती हैं, जिन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। एक है पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, ये पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल क्या करती हैं, यह सीएल का सिक्रीशन करती हैं, क्योंकि जो भोज्य पदार्थ इधर से आ रहा है, यह सीएल का जब सिक्रीशन करती हैं तो मुख्य रूप से ये भोज्य पदार्थ अम्लीय हो जाता है। और दूसरे प्रकार की जो सेल होती हैं, जिसको हम चीफ सेल कहते हैं, तो चीफ या मुख्य आप जानते हैं, मुख्य लोग जो भी होते हैं तो भाई क्या करते हैं, अक्सर माला वाला पहनते हैं, मोतियों की माला पहनते हैं और कुछ माला पहनते हैं। तो उनको याद करने के लिए जो चीफ सेल होती हैं, यह भी क्या करती हैं, कुछ चीज़ें सिक्रीट करती हैं, जिन्हें शॉर्टकट में हमने यहाँ लिखा है पर्ल से याद कर लीजिएगा। यानी पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, इस तरह के गैस्ट्रिक जूसेस ये सिक्रीट करती हैं, जिसके कारण जो है पेप्सिन आप जानते हो, यानी रेनिन दूध हो जाता है, लाइपेज जो है आप जानते हो कि फैट का या पेप्सिन प्रोटीन का, ये सारी चीज़ें इसको मतलब पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये चीफ सेल का काम है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा बॉडी है और बॉडी के अंदर जब भोजन आता है तो उसको मथा जाता है, क्योंकि ये जो इसकी सेल है, अभी हमने बताया कि ये मतलब थैलीनुमा संरचना है, लचीली है और वलयित होती है, मूड़ी ऐसे, इसको इसी वलित स्ट्रक्चर को हम रागेई कहते हैं, याद रखिएगा। ये रागेई होती हैं, यानी वलित होती हैं, थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये, जिससे कारण वो भोज्य पदार्थ बिल्कुल पीसा जाता है और पीस करके इस तरह से पेस्ट जैसे बनाया जाता है। इसको हम
जिसको लुगदी जैसे कहते हैं, लेई या कहते हैं, लेई जैसी संरचना हमारे भोज्य पदार्थ की यहाँ पे बन जाती है। और इसमें मान लीजिए HCl का स्राव हो ही गया है, तो HCl जब आता है, HCl का काम आप जानते ही हो कि ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया हैं या जो भी माइक्रोब हैं उनको किल करता है। जो मतलब हम लोग हार्ड सबस्टेंसेस कोई खा लेते हैं, जैसे मछलियों का कांटा या जैसे आदमी मांस खाता है उसके हड्डियां वगैरह भी चबा लेता है, तो उसके पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा बॉडी है, यहाँ पे चर्निंग मतलब मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो पीसा जाता है, फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे संपन्न हो रही है। उसके बाद हम आगे की तरफ जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आप देखें एक और इंस्पेक्टर पाया जा रहा है, जिसको हम पाइलोरिक इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये इंस्पेक्टर जो है यानी आमाशय से जब छोटी आंत, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, वहाँ से जब जुड़ता है तो उसके पहले एक और इंस्पेक्टर पाया जाता है। ये इंस्पेक्टर का यही काम है कि छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और इससे फ़ायदा ये है कि भोज्य पदार्थ यानी हमारे बड़े यानी स्टमक से जब छोटी आंत के अंदर प्रवेश करेगा तो वहाँ पे इंस्पेक्टर जब पाए जाएंगे तो भोज्य पदार्थ इधर तो प्रवेश कर जाएंगे लेकिन वापस लौट नहीं पाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे भी इंस्पेक्टर का काम है। और इस पाइलोरिक पोर्शन में अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं। अब हम आते हैं पाइलोरिक पोर्शन पे। तो देखें यह पाइलोरिक जो पोर्शन होता है यह आमाशय का सबसे निचला भाग है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक है। और इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जी सेल पाई जाती हैं, जी सेल। और ये जी सेल का काम क्या है, ये गैस्ट्रिन नाम का, ये जी सेल गैस्ट्रिन नाम का जूस सिक्रीट करेंगी। और ये क्या करेगा, इंस्पायर करेगा पैंक्रियाज को, प्रोत्साहित करेगा कि अरे यार भोज्य पदार्थ आ गया है, तुम जल्दी करो और पैंक्रियाटिक जूस निकालो। तो पैंक्रियाटिक जूस यहाँ से सिक्रीट होता है। तो ये इसका काम है, जी सेल का गैस्ट्रिन निकालती हैं, इसे आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं इस स्टमक के कार्य को देख लेते हैं कि हमारा स्टमक आखिर कार्य क्या करता है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि हमारा स्टमक क्या करता है, भोज्य पदार्थ का जो भी हम खाए पिए हैं वो भोज्य पदार्थ आकर के इस थैलीनुमी संरचना में संग्रहित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और ये भोज्य पदार्थ इनका ड्यूरेशन अलग अलग है, कब तक ये रहेंगे इसको हम कमिंग लेक्चर में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि फैट है, वो किस तरह का सब्सटेंस है, उसके आधार पे ये भोज्य पदार्थ हमारे पेट के अंदर कितने ड्यूरेशन तक रहेंगे उसके बारे में कमिंग लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो ये रही हमारी बात। पहली बात ये इस पर स्टमक का काम क्या है भाई, भोज्य पदार्थ को स्टोर करना, संग्रहित करना। और दूसरी बात इसके अंदर जब आ जाता है तो मैकेनिकल यानी केमिकल और मैकेनिकल दोनों प्रोसेस यहाँ होते हैं। भोज्य पदार्थ बिल्कुल लेई जैसी संरचना यानी लुगदी उसका बन जाता है, ये काम यहाँ पे होता है। तीसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भोज्य पदार्थ जो भी आया है इसके अंदर HCl स्राव हो गया है तो एसिडिक मीडियम इसको मिल गया है। एसिडिक मीडियम के वजह से जो है तमाम चीज़ें किल हो जाती हैं और जो चीज़ें टफ सब्सटेंसेज हैं वो डिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो गैस्ट्रिक जूसेज हैं यहीं पे स्रावित होते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस जो है, जो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, उसका पार्शियल डाइजेशन यहीं स्टमक के अंदर हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। और नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अल्कोहल है, शुगर है, मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका अवशोषण यहीं पे होता है। और साथ ही साथ जो पानी के अंदर डिजॉल्व जो मटेरियल है, सब्सटेंसेज हैं, उनका भी अवशोषण इसी स्टमक के अंदर हो जाता है। तो ये है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। हमने माउथ की बात की, हमने माउथ के अंदर जो भी चीज़ें पाई गई उनके बारे में बात की, इसोफेगस के बारे में बात किया और स्टमक के बारे में बात किया। रिमेनिंग पोर्शन की चर्चा जो हमारी आंतें हैं उनकी और रेक्टम की, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम कमिंग लेक्चर में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।